यहाँ पर उपस्थित सभी एल्डर्स, ऑल द एक्सपर्ट्स, अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए आप सभी शिवांबु चिकित्सा के प्रेमी, स्वास्थ्य प्रेमी, हम सब लोग यहाँ पर एक उद्देश्य लेकर आए हैं और हम सबका उद्देश्य यही है कि हम शिवांबु चिकित्सा तथा इससे जुड़ी जितनी भी अलग अलग प्राकृतिक चिकित्सा की पद्धतियां हैं उनका ज्ञान प्राप्त करें। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी कई सारी उपचार पद्धतियों का उपयोग करते हैं, लेकिन एक कॉन्फ्रेंस एक ऐसा मौका होता है जहां पर हम अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं, नई चीजों को जानते हैं, नई चीजों को हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और इस शेयरिंग से हम दुनिया में जो हम रुग्ण सेवा की काम कर रहे हैं उसको और बेहतरता से करने की कोशिश करते हैं। तो आज मैं आपके साथ अपने कुछ अनुभव शेयर करने का मौका ले रहा हूं। हम सब लोग यहाँ पर कितने लोग हैं जो शिवांबु चिकित्सा का उपयोग अपने जीवन में करते हैं? तो काफी सारे लोग हैं और हमें से सब लोगों ने अनुभव किया होगा कि शिवांबु का उपयोग जो है वो छोटी छोटी बीमारियों से लेकर बहुत, जिनको हम कहते हैं टर्मिनल केसेस या जिनको कहते हैं असाध्य बीमारियां, उनमें भी हमने इसका प्रयोग और उपयोग होते हुए देखा है। तो हम सब लोगों को पता है कि शिवांबु चिकित्सा ये एक बहुत ही उपयोगी चिकित्सा पद्धति है। इसीलिए अक्सर हम शिवांबु चिकित्सा का कोई एक स्लोगन कहते हैं तो अक्सर कहते हैं प्रथम चरण या अंतिम चरण। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए या तो आप शिवांबु की तरफ पहला कदम उठाए या फिर एटलीस्ट आपने सब कुछ कर लिया है, अंतिम शरण के तौर पर तो एटलीस्ट आप शिवांबु की तरफ जरूर बढ़े। तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी को लेकर कई सारे लोग आज इलाज ढूंढ रहे हैं और आज हम कैंसर की चिकित्सा शिवांबु के माध्यम से कैसे की जाती है इसके बारे में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ही हम कैंसर कहते हैं तो हमारे मन में एक भय आता है, एक थोड़ा सा तनाव पैदा होता है, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी मानी गई है जो लाइलाज है। लेकिन आज इस कैंसर का प्रमाण इतना बढ़ चुका है कि अगर हम देखते हैं तो आज इंडिया में कैंसर एक प्रमुख कारण बन गया है जिससे डेथ की प्रमाण जो है, जो मॉर्टेलिटी रेट है वो बढ़ता जा रहा है। तो कैंसर क्या है? कैंसर यानी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हमारी शरीर की कोशिकाएं गलत तरीके से फैलना शुरू हो जाती है, गलत तरीके से डिवाइड होती है, गलत तरीके से मैनिपुलेट होती है। मैनिपुलेशन उनका होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और उससे जो गड्ढा बनता है उसी को ही हम गांठ कहते हैं या कैंसर का ट्यूमर कहते हैं। जनरली हमारे शरीर में जो मांसपेशियां हैं, जो सेल्स हैं, वो एक सलीके से एक सिस्टम के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। लेकिन कैंसर एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें हमारे शरीर का जो सेल्स है वो अननेचुरल तरीके से, अबनॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं। सो दे कंटिन्यू टू ग्रो एंड उनका इतना क्राउडिंग हो जाता है कि वो नॉर्मल कोशिकाओं को हटा देते हैं और पाएंगे। अगर हम पूरे विश्व में कैंसर का प्रमाण देखते हैं, एक सिनेरियो देखते हैं, तो पता चलता है कि आज डेवलप्ड कंट्रीज में जितनी डेथ्स होती है उनमें से तकरीबन 21% ऑफ डेथ्स आर बिकॉज ऑफ कैंसर। अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज में देखें तो लगभग 10 से भी ज्यादा प्रतिशत जो डेथ्स होती है, वो मृत्यु जो होता है वो कैंसर से होता है। लगभग 38 lakhs of people die every day due to cancer in developing countries। लगभग अमेरिका में 1700 भी ज्यादा लोग कैंसर से मर रहे हैं। अगर इस चीज को हम देखते हैं, इसका प्रमाण किस तरह से है, कौन कौन से शरीर के अंगों में ये कैंसर देखने को मिलता है,
तो अगर हम देखें तो लंग्स है, ब्रेस्ट है, कोलन यानी हमारी आंत, बिनाइन ट्यूमर यानी हमारे शरीर में एक ऐसी गांठ होती है जो धीरे धीरे बढ़ती है लेकिन उससे हमारे शरीर को कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो ऐसी गांठें तो कई अलग अलग प्रकार की हमारे शरीर में बरसों से रहती है। लेकिन कैंसर किसको कहते हैं? जो गांठ मल्टीप्लाई होती है, बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होती है और वो ना सिर्फ एक अंग में रहती है बल्कि अलग अलग अंगों में फैलती है। इसीलिए आपने देखा होगा कैंसर का जो चित्र, कैंसर को दर्शाने के लिए जो चित्र इस्तेमाल किया जाता है, तो वो जो चित्र है वो फैलने वाला होता है। कैंसर फैलता है इसलिए उसको कैंसर का चित्र दिखाया जाता है। तो abnormal growth of cells that invade the surrounding tissues and spread to the other parts of the body is the cancer. Cancer cells can originate in any part of the body. हमारे शरीर के किसी भी अंग में हम कैंसर को देखते हैं। पहली अगर कैंसर की कोई विशेषता होती है तो ये हमारे शरीर में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है, यानी हमारी हर कोशिका जो है, हमारी हर अंग में नई नई कोशिकाएं हर रोज बन रही है। लेकिन कैंसर एक ऐसी स्थिति बनती है जिसमें इन कोशिकाओं का जो बनना है वो अबनॉर्मल तरीके से शुरू हो जाता है। फिर इससे एक गुच्छा बनता है, इसका एक लंप बनता है, इसका एक ट्यूमर बनता है और लार्ज नंबर ऑफ अबनॉर्मल वाइट सेल्स भी उसके साथ आकर जुड़ जाते हैं, उससे वो एक गांठ बनती है। और फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज उस कैंसर के ट्यूमर के अंदर होती है जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं। एक ऐसा आंतरिक बदलाव उस कैंसर सेल में आता है जिसके कारण उसको हम कैंसर कहते हैं। वो है कि अपनी शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता जो है, जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती है। यानी बेसिकली अगर हम कहें तो कैंसर जो है वो हमारी शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति का फेल्योर, वो एक हमारी शरीर की शक्ति जो है वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती है और फिर स्प्रेड होता है, वो एक जगह से दूसरे जगह पर फैलती है और वहां पर पनपती भी है। अगर हम यहाँ पर एक चित्र देखते हैं, एक पैंक्रियाटिक कैंसर है जो लीवर में फैल चुका है, तो किस तरह से एक्चुअल जो अगर हम स्पेसिमेन देखें तो किस तरह से कैंसर के लीजन्स लीवर के सेल के अंदर, लीवर के ऑर्गन के अंदर तैयार होते हैं। तो ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ क्यों होती है, इसके ऊपर जो रिसर्च दुनिया भर में चल रही है उसमें देखा गया है कि हमारे शरीर में कुछ खास जीन्स होते हैं, उन जीन्स में कुछ बदलाहट आती है जिससे कैंसर बढ़ता है। मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं करना चाहता हूं ताकि आगे हम और विस्तार से इसको जानेंगे। कैंसर से होता क्या है, जो गांठ बनती है वो हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में दिक्कतें पैदा कर देती है, जैसे कि देयर इज अ कंप्रेशन ऑफ नर्व्स, ब्लॉकिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। हमारे शरीर के ऑर्गन्स का जो नॉर्मल फंक्शनिंग होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। हमारे शरीर की जो मज्जा संस्था है और उसके जो सिग्नल्स है वो बदल जाते हैं और उससे वहां पर फंगस जैसा भी डेवलपमेंट हो जाता है। कैंसर के प्रमाण आप ऐसे कई सारे लोगों ने अपने परिवार में या अपने परिसर में ऐसे लोग देखे होंगे जिनको कैंसर है, और कैंसर का जो वर्गीकरण है या क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग तरीके से किया जाता है। वो हमारे शरीर के कौन से अंग में हुआ है उसके अनुसार उसका नामकरण किया जाता है। तो आपने ये नाम सुना होगा, कार्सिनोमा जब हड्डी से शुरू होता है तो उसको सार्कोमा कहते हैं, या हमारे शरीर में जो लिम्फ ग्लैंड्स होती है उनमें जब आता है तो उसको लिम्फोमा कहते हैं, खून की पेशियों में जब आता है तो उसको लिकोमिया कहते हैं। तो इस तरह से शरीर के अलग अलग अंगों में जहां पर वो पैदा होता है उसके अनुसार उसका नामकरण किया जाता है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कैंसर जैसी बीमारी क्यों होती है। कैंसर देखा जाता है कि कैंसर हेरिडिटरी के कारण भी हो सकता है। जैसे कि अभी मैंने एम्फेसाइज किया कि हमारी इम्यून सिस्टम में जब गड़बड़ी पैदा होती है, हमारी इम्यून सिस्टम जब फेल होती है तब कैंसर पैदा होता है। हमारा शरीर अगर किसी केमिकल्स को एक्सपोज होता है तभी कैंसर जैसी बीमारी पैदा होती है। अलग अलग फिजिकल कारण है, अलग अलग वायरसेस है जिन वायरसेस के कारण भी कैंसर जैसी बीमारी पैदा हो सकती है। बैक्टीरियल कॉजेस है, सबसे ज्यादा बड़ा कारण है लाइफस्टाइल है।
और तनाव भी कैंसर का कारण बन सकता है। इसको हम थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे। हेरिडिटरी है, लगभग 5 से 10% कैंसर्स जो होते हैं वो हेरिडिटरी में पाए जाते हैं। जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चलाया गया विश्व भर में, इसमें पाया गया कि 5 to 10% ऑफ कैंसर्स आर हेरिडिटरी, रेस्ट ऑफ द कैंसर्स आर नॉट हेरिडिटरी। जब हमारी शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर हो जाती है, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं HIV में या एड्स जब फैल जाता है तब, तो उस समय में भी कैंसर जैसी बीमारियां पनपती है। लेकिन इम्यूनोसप्रेशन जो है वो कई रूपों में, ना सिर्फ जस्ट HIV में होता है, बल्कि कई अलग अलग स्थितियों में हमारे शरीर में अपनी इम्यून सिस्टम जो है वो सप्रेस होती है। आगे चलकर हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे मौके होते हैं जहां पर हमारी इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाती है। वायरसेस है, हेपेटाइटिस बी है, ह्यूमन टी सेल लिकोमिया वायरस है, एप्स्टेन बार वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। ये कुछ वायरसेस डिटेक्ट हुए हैं जिनसे अलग अलग, जैसे कि लीवर का कैंसर हेपेटाइटिस बी से होता है, लिकोमिया टी सेल कैंसर के टी सेल वायरसेस के कारण होती है, या फिर जो सर्वाइकल कैंसर है, थैली की मुख का जो कैंसर होता है वो पैपिलोमा वायरस के कारण होता है। जठर में जो कैंसर आता है वो टी पाइलोरी करके एक बैक्टीरिया है, उससे भी होता है। केमिकल कारण कई सारे हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के केमिकल्स होते हैं, जिसमें अल्कोहल है, एस्बेस्टॉस है, वुड डस्ट है, रबर है, प्लास्टिक है, टार है। ये अलग अलग, और सबसे बड़ा रीजन जो है वो टोबैको है। जब मैंने मेरी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की तब मुझे ये सिखाया गया था कि कैंसर जो है वो इन लोगों को होता है जो लोग इस तरह की अलग अलग केमिकल्स को एक्सपोज हो जाते हैं, खास करके टोबैको को। लेकिन आज हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी भी टोबैको का उपयोग नहीं किया, जब कभी भी इनका जीवन में इस तरह के केमिकल्स नहीं आए, फिर भी इनके जीवन में कैंसर जैसी बीमारियां आई है। तो इसको जब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं तो देखा जाता है कि हमारे आसपास का जो चहुओर का वातावरण है, जो पोल्यूशन है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा ये भी है कि हम जो लोग सो कॉल्ड प्रोसेस्ड टिन्ड पैक्ड फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, इसमें जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, फ्लेवर्स होते हैं, आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं, ये भी कैंसर के लिए कारणीभूत है। और सबसे बड़ा जो कारण है वो आजकल की लाइफस्टाइल से जो ओबेसिटी है, दैट इज आल्सो कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द रीजन फॉर कैंसर। और आज देखा गया है कि स्ट्रेस, मानसिक तनाव के कारण में भी ही हमारे शरीर में कैंसर जैसी बीमारियां पैदा हो सकती है। कुछ प्रयोग, जैसे कि मेडिकल में जो भी प्रयोग होते हैं पहले एनिमल्स पर होते हैं, तो कुछ प्रयोग किए गए, उनमें देखा गया कि उन्होंने देखा कि अगर चूहों को अलग अलग स्ट्रेस सिचुएशंस में एक्सपोज किया जाता है तो उनके शरीर में कैंसर जैसी सिचुएशंस पैदा हो सकती है। फिर कुछ स्टडीज किए गए ह्यूमंस पर, और उनमें देखा गया कि जिनको बचपन में अलग अलग साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस से गुजरना पड़ा है, जो लोग फिजिकल अब्यूज या सेक्सुअल अब्यूज हो, वायलेंस हो अगेंस्ट मदर है, लिविंग विद ड्रग एडिक्ट है, लिविंग विद मेंटल इल पर्संस है, इन लोगों में कैंसर का प्रमाण ज्यादा देखा गया है। तो इसी के साथ देखा यह भी गया है कि डिप्रेशन भी एक आगे चलकर टाइप सी पर्सनैलिटी जो है वो भी कैंसर के लिए कारणीभूत हो सकती है। इसमें मुझे एम्फसाइज इतना ही करना है कि कैंसर जो है वो सिर्फ फिजिकल और एनवायरमेंटल कारणों से नहीं होता है, बल्कि हमारे मन पर जो तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, ये भी एक कैंसर निर्माण के लिए कारण बन सकता है। इसलिए टुडे द कैंसर इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द साइकोसोमैटिक डिसीज, जो मनोकायिक बीमारी है। इसका डायग्नोसिस करने के लिए आज हम अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं, जिसमें अलग अलग ब्लड टेस्ट करते हैं, स्कैन्स करते हैं, और फाइनल डायग्नोसिस बायोप्सी के माध्यम से हिस्टोपैथोलॉजिकल मेथड से करते हैं। इस पर जो चिकित्सा की पद्धतियां आज मौजूद है, उनमें से
पहली चिकित्सा पद्धति है सर्जरी। अगर कहीं पर भी कैंसर का ट्यूमर है तो उसको सर्जरी करते हैं, कीमोथेरेपी करते हैं, रेडिएशन थेरेपी करते हैं, हार्मोन थेरेपी करते हैं या इम्यूनोथेरेपी करते हैं। सर्जरी दो तरीके से होती है। अगर किसी भी कैंसर का ट्यूमर शरीर में है तो उस पूरे कैंसर के अंग को, जहां पर कैंसर है उस पूरे अंग को, साथ में ही उसके आसपास में जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसको पूरी तरह से निकालते हैं और उस सर्जरी को रेडिकल सर्जरी कहते हैं। उसी के साथ कई बार वो पूरी तरह से उस ऑर्गन को निकालना नहीं संभव होता है तो पार्शियल सर्जरी यानी उसका थोड़ा सा अंग निकालने की कोशिश करते हैं। फिर आती है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी जिसमें अलग अलग क्ष किरणों का यानी एक्सरेज जो होते हैं, जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है, उसके माध्यम से कैंसर की कोशिकाओं को मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन इसका इफेक्ट लोकलाइज्ड होता है। लेकिन यहाँ पर आपको बताया जाए कि जिस रेडिएशन से ये कैंसर को मारने की कोशिश करते हैं, ये रेडिएशन भी कैंसर होने के लिए कारणीभूत पाया गया है। फिर इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसमें हमारे शरीर की जो नॉर्मल कोशिकाएं हैं उनका भी बहुत बड़ा नुकसान होता है, जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हम जानते हैं। तीसरी जो थेरेपी यूज की जाती है आजकल वो है कीमोथेरेपी, जिसमें बहुत ही अलग अलग प्रकार के साइटोटॉक्सिक ड्रग्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसको हम एक ब्लैंकेट थेरेपी कहते हैं, यानी कोई भी आग होती है अगर किसी भी कारण से कंट्रोल नहीं हो रही है तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल देते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं। कीमोथेरेपी इज लाइक अ ब्लैंकेट थेरेपी। ये इंजेक्टेबल फॉर्म में भी दी जाती है, ओरल फॉर्म में भी दी जाती है। लेकिन यहाँ पर एम्फेसिस मुझे ये करना है कि ये आज इस तरह की थेरेपी देने के लिए दुनिया भर में बहुत सारे कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे इस तरह के हॉस्पिटल्स हैं, इनमें ये सभी थेरेपी दी जा रही है। और अगर आपको बताएं तो दुनिया भर में इस थेरेपी को बढ़ाने के लिए अरबों करोड़ों रुपयों का खर्चा किया जा रहा है। इतनी सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध होने के बावजूद भी आउटपुट क्या है, 80% ऑफ कैंसर्स आर नॉट क्योर्ड। 80% से भी ज्यादा लोग जो है वो कैंसर से जूझते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वांटिटी ऑफ लाइफ बहुत ही कम हो जाती है और उसका शारीरिक, मानसिक, इकोनॉमिकल इतना बड़ा गहरा असर उस रोगी और उस रोगी के परिवार पर होता है कि हम सोच नहीं सकते कि इतनी ज्यादा एनर्जी इस थेरेपी के ऊपर देने के बावजूद भी आउटकम जो है वो उसका कोई तालमेल बैठता नहीं है। तो आज हम लोगों को जो अलग अलग चिकित्साओं में काम कर रहे हैं, जो शिवामृत चिकित्सा का काम कर रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि किस तरह से हम कैंसर की मैनेजमेंट में शिवामृत चिकित्सा का तथा अन्य जो नैसर्गिक उपचार की पद्धतियां हैं इनका उपयोग कैसे कर पाए। हम लोग इस दिशा में एक प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। आनंद कुंज एक ऐसा सेंटर है जहां पर हम लोग एक इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट अप्रोच को फॉलो करते हैं। जैसे कि हम मानते हैं कि बीमारी जो है वो सिर्फ शरीर में पैदा होती है, लेकिन इसके कारण जो है वो अलग अलग स्तर पर होते हैं। तो आनंद कुंज एक ऐसा सेंटर है जहां पर हम अलग अलग उपचार पद्धतियों का उपयोग करके हमारे अस्तित्व के अलग अलग आयामों पर काम कर रहे हैं। खास करके कैंसर के रूप में क्या करते हैं ये मैं बताऊंगा। ये एक डिस्टेंट व्यू है जो आनंद कुंज पहाड़ियों पर है, एक सुंदर सा स्थान है। ये इसलिए इतना दूर और निसर्ग में बनाया है क्योंकि निसर्ग यहाँ पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। गए 5 सालों का मैं डेटा आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ। गए 5 सालों में लगभग 681 कैंसर के पेशेंट्स आनंद कुंज में भर्ती हुए। उनमें से लगभग 367 were the male patients and 314 were the females. उनमें से लगभग 180 patients were of breast cancer, cervical, uterine और ओवरी के कैंसर के जो पेशेंट्स रहे वो लगभग 88 रहे, लंग्स के 24। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो ओरल कैविटी यानी हमारे मुंह के अंदर जो कैंसर होता है उसके ज्यादा से ज्यादा 92 केसेस हमने देखे हैं। और इनमें ये ऑलमोस्ट इनमें से जितने भी पेशेंट आए उनमें से लगभग 80 to 90% जो लोग थे वो
जो एस्टैब्लिश्ड मेडिकल ट्रीटमेंट है वो करके आए हुए थे। अगर हम इनकी स्टेज और सिवियरिटी की बात करें कि ये कौन सी स्टेज में हमारे यहाँ आए, तो उनमें से अगर हम देखते हैं ब्रेस्ट कैंसर के अगर 180 पेशेंट्स वे थे, उनमें से सिर्फ 20 लोग जो थे वो इनिशियल स्टेज में आए। लगभग 122 केसेस जो है वो मेटास्टेटिक स्टेज में आए। मेटास्टेटिक स्टेज में यानी अपने शरीर के अलग अलग, ऑलरेडी ब्रेस्ट में कैंसर शुरुआत हुआ लेकिन वो अलग अलग अंगों में फैल चुका है, ये स्टेज लेवल 2 है। इस अवस्था में ये लोग आए और फिर एडवांस स्टेज में भी आए, यानी इस तरह से वो कैंसर फैल चुका है कि अब उनके लिए जीने के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है। ऐसी स्थिति में, यानी जिसको हम टर्मिनल केस कहते हैं, ऐसी स्थिति में भी कई लोग आए। तो अगर हम देखेंगे सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट्स से लगभग 88 पेशेंट्स हुए थे, आउट ऑफ विच 54 वेर इन द मेटास्टेटिक सेकंड स्टेज। तो अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ज्यादातर लोग जो है या तो फिर सेकंड स्टेज में आए हैं या फिर लास्ट स्टेज में आए हैं। हमने फिर इन लोगों के साथ क्या किया? हमने इन लोगों को एक जो मैं स्टडी डिजाइन है हमारा वो प्रोस्पेक्टिव है, यानी जैसे जैसे पेशेंट्स आए वैसे वैसे उनका डेटा हमने इकट्ठा किया है। रिसर्च जब भी हम करते हैं तो रिसर्च करने के अलग अलग तरीके होते हैं, उसको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करके भी रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कि हमारे यहाँ जो भी व्यवस्थाएं हैं उसके अनुसार हमने इसको प्रोस्पेक्टिव डिजाइन में डाला है। तो लगभग 95% of the patients who came to us had the previous modern medical treatment, जिन्होंने ऑलरेडी मॉडर्न मेडिकल ट्रीटमेंट किया था और उनमें अच्छा लाभ नहीं हुआ था। फिर उनको हमने 10 days of indoor treatment प्रोग्राम दिया, 10 days of integrated treatment, integrated ऑटो यूरिन थेरेपी का एक प्रोग्राम दिया गया। फिर उसके बाद उनको 90 days ऑफ फॉलो प्रोग्राम दिया गया, जिसमें ये सभी इंटीग्रेटेड थेरेपीज को उनको फॉलो करना था। 10 दिन में हमने एक इंटीग्रेटेड जो मॉड्यूल है जिसमें हम सुबह से 5 बजे से लेकर 8:30 बजे तक अलग अलग थेरेपीज करते हैं। मैं संक्षिप्त में बताऊंगा, जिसमें मॉर्निंग वॉक है, ट्यूनिंग विद नेचर है, योगा थेरेपी सेशन होता है। उसमें हम, जैसे कि अभी किसी ने बात पूछी थी कि आप क्या गौमूत्र का और सोमूत्र का इकट्ठा उपयोग करते हैं, तो हम यहाँ पर गौमूत्र पान का भी उपयोग करते हैं शिवाम्बु चिकित्सा के साथ। फिर वहाँ पर शिवाम्बु का उपवास, हर एक को उनकी वजन के हिसाब से उपवास दिया जाता है। हर 10 किलो के लिए 1 दिन का उपवास, इस तरह से उपवास प्रिस्क्राइब किया जाता है। फिर उनको सुबह में अलग अलग प्राकृतिक चिकित्सा की पद्धतियां दी जाती है, जिसमें मसाज है, फिर भट थेरेपी है, स्टीम बाथ थेरेपी है, या फिर भूगर्भ चिकित्सा है। फिर मेडिकल चेकअप होता है। फिर शाम को, दोपहर के बाद उनको अलग अलग प्राकृतिक, जैसे कि हाइड्रोथेरेपी है या एक्यूप्रेशर है, इन चिकित्साओं को, और शाम को हम सत्संग करते हैं, भजन करते हैं और अलग अलग विषयों पर मार्गदर्शन भी करते हैं। तो इस तरह का एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इसलिए बनाया है कि ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हमारी पंच कोशों पर कार्य करता है। आज सुबह हमने पंच कोशों की, पंच शरीरों के बारे में जाना। हम जानते हैं कि हमारा एग्जिस्टेंस यानी सिर्फ हमारा शरीर का होना नहीं है। हमारे एग्जिस्टेंस में ये अन्नमयी शरीर है, इसके साथ प्राणमयी शरीर है, मनोमयी शरीर है, विज्ञानमयी शरीर है और आनंदमयी शरीर है। यानी हमारे अस्तित्व के फिजिकल, एनर्जेटिक, मेंटल और साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक तथा हमारा स्पिरिचुअल डायमेंशन है, और हर स्तर पर कार्य करना चाहिए और हर स्तर पर कार्य हो, इस तरह का एक प्रोग्राम 10 दिनों में हमने बनाने की कोशिश की है। फिर इनको आगे चलकर 90 डेज का फॉलो प्रोग्राम दिया गया। ये भी फिजिकल, प्राणिक, साइको इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल लेवल पर काम करता है। ये कुछ उसके संक्षिप्त है, मैं ज्यादा इसमें समय नहीं गवाऊंगा। जिनको इसके बारे में ज्यादा जानना है वो आगे चलकर जान सकते हैं। फिर हमने इनका असेसमेंट किया। इन सभी जो भी रुग्ण आए, इनका हमने अलग अलग तरीके से जांच करने की कोशिश की। We tested them before the treatment, during the treatment, then after 10 days of treatment and then after 90 days of integrated approach of urine therapy से हमने उनका
किया। इसमें हमने उनके सिम्टम्स कोर्स किए, हमने सब्जेक्टिव उनको डायरी लिखने के लिए कहा था, हमने एक विजुअल एनालॉग स्केल होता है जिस स्केल पर हम उनकी शरीर की स्थिति को मार्क करते हैं, और फिर साथ ही में हमने कुछ पेशेंट्स में बायोलॉजिकल तथा रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस भी करने की कोशिश की। जब हमने सिम्टम्स कोर्स देखे तो ये आज कई सारे मेडिकल रिसर्च पब्लिश हो रहे हैं, जितनी भी अलग अलग वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां हैं उन पर कई सारा रिसर्च आज पब्लिश हो रहा है। तो उनमें भी देखा जाता है कि पेन है, फटीग है, नॉजिया है, लैक ऑफ एपेटाइट है, बाउल मोशंस में दिक्कतें हैं, स्लीप है, एंजाइटी डिप्रेशन है, या फिर स्ट्रेस है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिटेक्ट करने के लिए एक क्वेश्चनर होता है। इन सभी पैरामीटर्स में देखा गया कि दी ऑटो यूरिन थेरेपी जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, मोर देन 80% ऑफ पीपल, 80% बेस्ट रिजल्ट्स बस 10 दिनों में ही इन लोगों में हमने प्राप्त कर पाए। इनमें से कुछ केस स्टडीज मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिस्टर मिसेस, ये अमरावती से आई हुई, ये इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, लगभग 15 साल पुराना ये केस है। इस लेडी को ब्रेस्ट में कैंसर हुआ था, ये सर्जरी करने के बाद हमारे यहाँ आई थी। इनको कहा गया था कि आपका मेटास्टेसिस अलग अलग अंगों में हो चुका है और आपको कीमो और रेडिएशन करने की जरूरत है। इन्होंने इस इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ यूरिन थेरेपी को अपनाया, अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। आज सुबह से लेकर अब तक हमने बहुत सारी अलग अलग चीजों के बारे में मार्गदर्शन पाया है। इन लोगों ने वाकई में अपने जीवन में इसको उतारा। अब सवाल ये आता है, मैं बहुत सारी केसेस आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, लेकिन फिर सवाल ये आएगा आपके सामने, आप कहोगे कि फिर आप बताओ कि सब में इस तरह से रिजल्ट क्यों नहीं आया और कुछ ही चंद लोगों में ये रिजल्ट क्यों आया। इसमें सब्जेक्टिविटी का बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप किसी भी एलोपैथी के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको एक इंजेक्शन देता है या गोली खिलाता है, आपका काम खत्म, डॉक्टर का काम खत्म, उसमें करने जैसा कुछ नहीं होता है। लेकिन शिवांगु चिकित्सा या इंटीग्रेटेड अप्रोच में ऐसा है, आप उनको बताते हो कि रोज सुबह जल्दी उठना है, रोज प्राणायाम करना है, रोज दिन में 4 बार शिवांगु पीना है, आपको प्राकृतिक आहार पर रहना है, आपको स्ट्रेस से मुक्त रहना है, दिन भर हंसते रहना है। अब ये सब करना न करना किस पर निर्भर है? उस रोगी पर निर्भर होता है। और जो रोगी निरंतरता से इस चीज को करते हैं वो इस तरह से बेहतरीन रिजल्ट पाते हैं, इतना बेहतरीन रिजल्ट पाते हैं कि वो पूरी तरह से कैंसर जैसी बीमारी से भी मुक्त हुए हैं। तो ये कुछ केस स्टडीज है, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा समय को ध्यान रखते हुए, लेकिन मैं यहाँ पर एक पेट स्कैन एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हम अपने शरीर के हर एक अंग को बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं। ये हेलीकॉप्टर चलाने वाले एक एरोनॉटिकल इंजीनियर है और ये बंबई से आए थे। इनकी स्टमक और इंटेस्टाइन में कैंसर हुआ था और कैंसर को पूरी तरह से पेट के अंदर फैल चुका था। आप नीचे के जो स्लाइड्स है, नीचे के जो पिक्चर्स है उसमें देख सकते हैं, जो व्हाइट पोर्शन आपको दिख रहा है वो दिखा रहा है कि वहां पर हाईएस्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, यानी वहां पर तेजी से कैंसर फैल रहा है। 10 दिन के बाद हमने जब उनका इन्वेस्टिगेशन किया, आप ऊपर वाले चित्र में देख सकते हैं कि किस तरह से मेटाबॉलिक एक्टिविटी लेसन हुई है, कम हुई है, इंडिकेट करती है कि कैंसर का जो स्प्रेड था, उसकी जो ग्रोथ हो रही थी वो इफेक्टिवली क्रब हुई, इनहिबिट हुई, उसका अवरोध होना शुरू हुआ। ये अलग अलग स्थान पर किस तरह से उनके लिवर के रीजन्स में बदलाव आया, उनके जो अलग अलग लिम्फ नोड्स थे उनमें किस तरह से बदलाव आया, वो दिखाने वाला ये स्लाइड है। फिर और एक केस है ड्यूडेनल कैंसर का, यानी हमारी छोटी आंत में, ये एक एक्साइज इंस्पेक्टर रहा है और इनकी छोटी आंत में ट्यूमर था। हर बार उनको जब भी मोशन होता था तो उससे ब्लड निकलता था। ऐसी कंडीशन में इनको लाया गया था, डॉक्टरों ने कहा था कि इनका ऑपरेशन भी करते हैं तो ये सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। फिर भी इनको बताया नहीं गया था कि इनको कैंसर है। इन्होंने 10 दिन ट्रीटमेंट किया, इसके बाद ये आज लगातार 6 सालों से हमारे संपर्क में हैं और पूरी तरह से तंदुरुस्त जीवन जी रहे हैं। लेकिन आपको बताएं, ये ऐसे लोग हैं जो तपश्चर्या कर रहे हैं। शिवांगु चिकित्सा से, यानी इस इंटीग्रेटेड अप्रोच से अगर हमको ठीक होना है तो ठीक होना है, यानी आपका पूरा जीवन ही बदल जाता है। वो भी हम कहते हैं अगर कोई बीमारी आती है तो हमको बदलने के लिए आती है,
तो इस तरह से उन्होंने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया है और ये पुलिस होने के बावजूद भी पूरी तरह से प्राकृतिक जीवन पद्धति को अपना चुके हैं। और एक केस स्टडी है, ये लेडी है, इनका ब्रेस्ट कैंसर के बाद शरीर में अलग अलग जगहों पर ये कैंसर फैल चुका था। ओवरीज से इसका शुरुआत हुआ था बेसिकली, और फिर ओमेंटम यानी अपनी पेट में अलग अलग जगह पर ये फैला हुआ था। इनका CA-125 करके एक मार्कर होता है जो कैंसर को दर्शाता है। जब वो आई तब उनका CA-125 262 मिली यूनिट्स था और 10 दिन के बाद हमने वापस उनका री इन्वेस्टिगेशन किया। It has reached 10.8. So within just 10 days of treatment, इनका ये जो ट्यूमर मार्कर है इसका प्रमाण इतना अच्छे तरीके से कम हो पाया। इंडिकेट करता है कि यूरिन थेरेपी डज वर्क ऑन कैंसर। तो ये अब डिस्कशन का समय है, ये रिजल्ट आते कैसे हैं? शिवांबु में क्या है? शिवांबु करने से ऐसा क्या होता है कि कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो सकती है? सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाई दीज रिजल्ट्स, हम क्यों इसका अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। माय आंसर इज इट्स नॉट अलोन यूरिन थेरेपी, इट इज द इंटीग्रेटेड अप्रोच व्हिच वी आर कंबाइनिंग आहार, विहार, आचार और विचार, जिसके बारे में थोड़ी देर के बाद आप और गहराई से आपको जानकारी मिलने वाली है। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच पर मैं ज्यादा एम्फेसिस नहीं करूंगा, लेकिन कैंसर क्यों ठीक होता है? क्योंकि यूरिन के अंदर ऐसी अलग अलग चीजें हैं जिसके कारण, यूरिन थेरेपी में ऐसी खासियतें हैं जिसके कारण ये रिजल्ट हम प्राप्त करते हैं। पहला हमारा लॉजिकल हाइपोथेटिकल आंसर यह है कि यूरिन के अंदर ऐसे कई सारे एंटी नियोप्लास्टिक तत्व पाए जाते हैं, यानी कैंसर विरोधी ऐसे यूरिन के अंदर तत्व होते हैं जिसके कारण कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो सकती है। दूसरा है, एज ऑल ऑफ यू एक्सपीरियंस्ड, इलिमिनेटिव इफेक्ट, यानी शिवांबु जब भी हम लेते हैं तो ये हमारी शरीर की शुद्धि करता है, और आंतों की शुद्धि करता है, पूरे शरीर की शुद्धि करता है। हम सब लोग जानते हैं जहां पर शुद्धि होती है वहां पर स्वास्थ्य होता है, वहां पर आनंद होता है, वहां पर खुशियां होती हैं। तो ऑब्वियसली द इलिमिनेटिव इफेक्ट ऑफ द यूरिन थेरेपी। हार्मोनल इफेक्ट, हमारे शरीर के अंदर कई सारे हार्मोन्स होते हैं, वो हार्मोन्स हमको ज्यादा यूरिन के अंदर जो कि होते हैं, जैसे कि सुबह का पहला यूरिन होता है, हम सब लोग कहते हैं कि सुबह का पहला यूरिन पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए? क्योंकि सुबह के पहले यूरिन में ही ज्यादा मात्रा में मेलेटोनिन होता है और अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। उसको अगर हम रिसाइकिल करते हैं तो उसका बहुत अच्छा फायदा हमको मिलता है। फिर यूरिन के अंदर कई सारे एंटीजेंस पाए जाते हैं। एंटीजेंस यानी हमारे शरीर में जब बीमारी होती है तो उस बीमारी के कारण कुछ एंटीजेंस हमारे शरीर में पैदा होते हैं, वो हमारे यूरिन से एक्सक्रीट होते हैं। वो जब हम रिसाइकल करते हैं तो इट वर्क्स लाइक अ इनैक्युलेशन, इट वर्क्स लाइक अ वैक्सीन। वो जब वापस जाता है तो हमारे शरीर की जो रोग प्रतिकारक शक्ति है उसको सेंस कर पाती है। जो कैंसर की कोशिकाएं डिसीव कर रही है, जो कैंसर की कोशिकाएं अपने शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति की स्कैन में नहीं आ रही है, वो आना शुरू हो जाती है जब इन एंटीजेंस को हम रिसाइकल करते हैं। सो दैट कुड बी द पॉसिबल रीजन। आई एम पोस्टुलेटिंग, मैं आपके सामने ये, आप सभी के सामने ये एक हाइपोथेटिकल, मैं एक लॉजिकल डिस्कशन के लिए रखना चाहता हूँ। फिर एंटीवायरल, आज यूरिन थेरेपी के अंदर, यूरिन के अंदर कई सारे ऐसे एजेंट्स हैं, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये ऐसे तत्व है, दे आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट एंटीबायोटिक और एंटीवायरल एजेंट्स है। मैं हैरान रह गया जब मैंने कुछ रिपोर्ट्स पढ़े, 3 ग्राम्स तक यूरिया को ओरली दिया गया है। हम जो टैबलेट्स खाते हैं वो मिलीग्राम्स में होती है, 3 ग्राम्स तक दिया गया, उसके बावजूद भी शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स कुछ साइंटिस्ट ने पाए हैं। तो कहने का मतलब है कि यूरिया कुड बी द वन ऑफ द रीजन। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, यूरिन के अंदर ऐसे कई सारे एंजाइम्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, इनको अगर हम रिसाइकिल करते हैं तो उससे भी लाभ हो सकता है। एंटीसेप्टिक, जैसे कि एंटीबायोटिक रिजल्ट्स हमने देखे, और कई सारे ऐसे स्पेसिफिक घटक भी होते हैं यूरिन के अंदर जिससे ये शायद प्राप्त हो सकता है। मैं आपको कुछ ही चंद ऐसे एंटी कैंसरस तत्व यूरिन के अंदर जो पाए गए हैं और जो दुनिया भर में रिसर्च चल रहा है उसको आपके सामने रखना चाहता हूं। एंटी नियोप्लास्टिक इफेक्ट, many compounds, many derivatives, many extracts from urine have anti-cancerous effect। उसमें से ये कुछ चंद नाम है जिसके विस्तार में आगे मैं जा रहा हूँ।
जब हम जर्मनी में 1992 में एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें गए थे, तो वहां पर डॉक्टर लिंग, ये जो नीचे चित्र आप देख रहे हैं, ये वहां पर आए थे और उन्होंने वहां पर कुछ प्रयोग किए हैं, खास करके एनिमल्स पर प्रयोग किए हैं और उनके अभी ह्यूमन ट्रायल्स भी चल रहे हैं। और उन्होंने एक एंटी कैंसरस मेडिसिन इन्वेंट किया है, जो ईस्ट चाइना में उनका एक बहुत बड़ा फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वहां पर वो उसको प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। उस ड्रग का नाम है CDA2, यानी सेल डिफरेंशिएशन एजेंट 2। एक केमिकल कॉम्प्लेक्स नाम है और ये यूरिन से तैयार किया जाता है और इट हैज अ पोटेंट, यानी बहुत ही इफेक्टिव एंटी पॉलिफरेटिव, यानी हमारे शरीर के अंदर जब कोशिकाएं फैलती है, वो फैलाव को रोकने का इफेक्ट इसके साथ है। और वो एक यानी कैंसर की कोशिकाओं में जो एक एपोप्टोसिस करते हैं, वो जो प्रॉपर्टी होती है उसको स्टॉप करने का इस ड्रग के अंदर इफेक्ट है। ये मैं एक स्लाइड है, ये स्लाइड आप देख सकते हैं। यहाँ पर ऊपर CDA2 reduces the development of lung tumor in mice। आप देख सकते हैं ऊपर वाले चित्र में वो लंग्स है एक्चुअली माइस के, और नीचे के चित्र में जो आपको थोड़ा सा वायलेट कलर में दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे उन्होंने प्लासिबो एक जगह दिया है, फिर CDA2 500 मिलीग्राम्स पर केजी दिया है, 1000 मिलीग्राम पर केजी दिया है, 200 ग्राम्स 2000 ग्राम्स दिया है, और आप देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े ट्यूमर्स जो है वो पूरी तरह से जीरो हो पाए। इतना ही नहीं, उन्होंने देखा कि ट्यूमर पॉलिफरेशन को भी ये किस तरह से रोकता है। तो ये एक प्रयोग जो दुनिया भर में चल रहा है। हमें से कुछ लोगों ने ये मेडिसिन अपने इंडिया में मंगवाने की कोशिश की थी, लेकिन ये बहुत ही हाईली एक्सपेंसिव मेडिसिन है। एक वायल हमने उनको पूछी थी कि एक वायल की कीमत कितनी है, तो एक वायल की कीमत उन्होंने 1.5 लाख रुपया बताई थी। 45 डेज उस वायल को लेना पड़ता है। हमारे यहाँ कॉमन आदमी एक वायल 1.5 लाख रुपए 45 डेज कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ये यूरिन से एक्सट्रैक्ट किया हुआ मेडिसिन। अनदर साइंटिस्ट डॉक्टर ब्रुनस्की करके है, आजकल कनाडा में है, यूएस में थे, इनका एक बहुत अच्छा क्लिनिक भी चल रहा है, एंड ही हैज एक्सट्रैक्टेड सर्टेन इंग्रेडिएंट्स व्हिच ही नेम्स इट एज एंटी न्यूप्लास्टर्स अ क्योर फॉर कैंसर। और उन्होंने क्या किया है, इन तत्वों को यूरिन से बाजू किया है, और ही सेज कि एक प्रकार का पेप्टाइड है या प्रोटीन है जो उन्होंने यूरिन से बाजू किया है, और वो कहते हैं कि वो कैंसर की रोगों में बहुत ही कारगर तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है। इन्होंने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और ये इनका अलग तरीके से प्रयोग आज भी कनाडा में इनको भगा दिया है। एक्चुअली अमेरिकन गवर्नमेंट में इनके प्रोडक्ट्स को और इनकी रिसर्च को बैन कर दिया, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़ा फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने इनके ऊपर केसेस डाले और फिर इनको कनाडा जाना पड़ा। आज वो कनाडा में कुछ चीज करने की कोशिश कर रहे हैं। एंटी कैंसरस इफेक्ट्स ऑफ यूरिया, एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, यूरिया जो ग्रीस में, ये 1950s और 40s की बात है, वहां पर भी एंटी कैंसरस इफेक्ट यूरिया का होता है, ये देखा गया है। मैं संक्षिप्त में इसको कवर करने की कोशिश करूंगा। H11 भी एक ऐसा तत्व है जो यूरिन के अंदर पाया जाता है, जो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में डॉक्टर थॉमसन इन 1943 में उन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट किया है और उन्होंने पाया है कि यह तत्व होता है। और ये तत्व जो है वो न्यूमरस टाइप्स ऑफ कैंसर्स, मैं जस्ट जहां पर वो ब्लू में किया है उसको मैं एम्फसाइज करता हूँ। न्यूमरस टाइप्स ऑफ कैंसर्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है, ब्लैडर है, किडनी है, ब्रेस्ट है, यूट्रस है, सर्विक्स है, ब्रेन ट्यूमर्स है, इन सभी प्रकार के कैंसर्स में ये बहुत ही अच्छा पाया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन सभी फाइंडिंग्स को आज की मेडिकल कम्युनिटी ने इग्नोर किया है, इसको दुर्लक्षित किया है। और एक है डॉक्टर स्लेवेडर, जो मेक्सिको में आजकल काम कर रहे हैं। इन्होंने यूरिन से कुछ तत्व बाजू किए हैं और वो कहते हैं यूरिन के अंदर जो एंटीजेंस होते हैं, एंड ही सेज कि आपको उनके पास जाना पड़ता है, हर एक पेशेंट को इंडिविजुअल उनके ही यूरिन से वो तत्व बाजू करते हैं और उनका ही एंटीडोट बनाकर उनको देते हैं, जिससे कैंसर की कोशिकाओं को ये ठीक कर सकते हैं। तो just see at him, he has treated more than 8,000 people, 8,000 लोगों के ऊपर इन्होंने सक्सेसफुल इलाज किया है, फिर भी इनके रिसर्च को किसी ने भी तवज्जो नहीं दिया है, इनको इग्नोर किया। एक नोबेल लॉरिएट है जिन्होंने 1960s
2003 में साइंस लाइक जर्नल में उन्होंने पब्लिकेशन किया है। उन्होंने रेटिन नाम का एक तत्व ढूंढ निकाला है which is considered to be one of the best anti-cancerous agent। वो डॉक्टर अल्बर्ट है, जिनका आप देख सकते हैं। डॉक्टर नोवाक एक ऐसे तत्व है, उन्होंने ऑटो यूरिन से कैंसर को हील करने के लिए और कैंसर की ट्यूमर को श्रिंक करने के लिए कुछ इंजेक्शंस वो यूरिन से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं और कैंसर की कोशिका पेशेंट्स को देते हैं। तो उन्होंने भी 1961 से इसके ऊपर रिसर्च किया है। काफी सारा काम इन्होंने गैस्ट्रिक कैंसर है, कोलन कैंसर है, रेक्टल कैंसर है, इन पर किया है। DHEA डिहाइड्रोएपीएड्रोस्टेरॉन एक ऐसा तत्व यूरिन के अंदर पाया जाता है, एक हार्मोन है, ये भी कैंसर विरोधी है। और आप देख सकते हैं नीचे ये प्रोडक्ट्स ऑलरेडी बाजार में है, जो आप देख रहे हैं, these are the branded medicines that are being extracted from the human urine। 3-methyl-glycol ये भी एक नोबेल लॉरिएट है, विल्हेम कॉच, उन्होंने भी यूरिन से ये तत्व पाजू किया है। होम्योपैथी में इसका जोरदार तरीके से इस्तेमाल होता है और ये भी एक एंटी कैंसरस तत्व है जो यूरिन और ब्लड से निकाला जाता है। इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ यूरिन थेरेपी, जिसमें हम शरीर, अब मैं ये जब आपको अलग अलग दिखाया, आप सोच रहे होंगे कि चलो हम जाते हैं अमेरिका और वो इंजेक्शन लगवा लेते हैं। उससे अच्छा ये है कि हमारे पास हमारा खुद का यूरिन एक बेस्ट एंटी कैंसरस दवा के रूप में उपलब्ध है और उसके लिए आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। बस जरूरत एक ही है कि आपको विश्वास होना चाहिए और सही तरीके से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। Conclusion: conventional therapy might add years to your life, but integrated approach of urine therapy adds life to those years, making life meaningful, willful, fearless and happy। ये मेरा conclusion है। I thank the organizers as well as the all elders for having given me this opportunity to present all this।